हेलो स्टूडेंट्स। सो गाइज ये रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलेंगी एनसीईआरटी कंप्लीट रेफरेंस सीरीज ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। सो गाइज वीडियो स्टार्ट करने से मैं पहले बोल दे रहा हूँ, दीज आर द सीरीज जो आप एनसीईआरटी के साथ साथ एकदम बहुत मस्त तरीके से पढ़ सकते हो बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं। ओके ना, पहला चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसके कुछ 20+ आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दिखाऊंगा, आप देख सकते हो कितने इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। पहला सवाल आई गेस आपके स्क्रीन के सामने आ गया है। द एलिमेंट्री कैनल, क्या पूछा गया आपसे? आपसे पूछा गया द एलिमेंट्री कैनल begins with anterior opening the mouth and opens out posteriorly through the anus. Okay, now क्या बोला गया यहाँ पे? The upper surface of the tongue has a small projection called papilla or all of which bear taste bud. अब यहाँ पे आपको एनालिसिस करना है इस सवाल का और बताना है। ओके नाउ आप वीडियो को पॉज करके आप आंसर देख लीजिए फिर बताइए। ओके, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट, क्या बोला गया? और यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, या फर्स्ट इनकरेक्ट सेकंड करेक्ट। देखिए चल, एलिमेंट्री कैनल सबको पता है, एंटीरियर ओपनिंग हमारा माउथ है, पोस्टीरियर ओपनिंग हमारा एनएस है ना। उसके बाद बोले अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज, क्या बोलते हैं उसमें? पैपिला है, बट ऑल ऑफ विच जो बियर टेस्ट बड है ना, ये गलत है। ठीक है, ये वाला लाइन गलत है। क्यों गलत है? आइए हम लोग एनसीईआरटी को देखते हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सीरीज विच एवर लाइक बोलते हैं, आप देखोगे यहाँ पे इसमें बेसिकली क्या लिखा गया है। ओके ना, एनसीईआरटी में आप इस पैराग्राफ को खोल के देख सकते हो। क्या बोला गया है? सबसे पहले द एलिमेंट्री कैनल begins with anterior opening the mouth and opens out posteriorly through the anus. पहला क्लियर हो गया। नाउ दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला गया? द टंग के बारे में। द अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड पैपिला, सम ऑफ विच बियर टेस्ट बट। शायद वो मेरे पीछे छुप गया होगा, तो कोई बड़ी बात नहीं, आप इसको चैप्टर खोलिए और देखिए कहाँ 2 1 2 3 लिखा है, उसके नीचे की तरफ आपको मिल जाएगा। तो सम ऑफ विच बियर टेस्ट बट नॉट ऑल ऑफ विच। इस सवाल में लिखा था ऑल ऑफ विच, तो ये गलत हो गया, तो आंसर हो जाएगा नंबर सी। ओके चलो एक और सवाल करते हैं। नाउ द ईसोफेगस इज ए, क्या लिखा गया है? थिन लॉन्ग ट्यूब which extends anteriorly passing through the neck, thorax and diaphragm. Okay, a bony flap called as epiglottis prevent the entry of food into glottis. एक एनालाइज करिए इस सवाल को। देखिए पहला, ओके एनालाइज किया आपने, आंसर आप अपना बता लीजिए, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ईसोफेगस बोल दिया गया है, थिन है, लॉन्ग ट्यूब है, एक्सटेंड एंटीरियरली, ये एंटीरियरली यहीं पे गलत हो गया। कैसे? देखो हमारा एंटीरियरली तो ट्रेकिया है, पोस्टीरियरली रहता है हमारा ईसोफेगस। ओके, तो ये वाला इधर हो जाता पोस्टीरियरली, तो ये वाला आपको गलत मिल रहा है। उसके बाद एक और बोला गया है बोनी फ्लैप, ये जो एपिग्लॉटिस है गाइस, दिस इज अ कार्टिलेजिनस फ्लैप। अब आप बोलोगे सर तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी नंबर बी, बोथ ऑफ देम आर इनकरेक्ट, ये वाला। ओके चलो एक और सवाल करते हैं। नाउ एक और सवाल, ये वाला एक्सप्लेन देख लेते हैं। ठीक है, ओके क्या लिखा गया यहाँ पे देख लेते हैं। कार्टिलेजिनस फ्लैप, देखिए कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एज एपिग्लॉटिस, तो पहला आपको मिल गया। उसके बाद एक और लाइन लिखा है, ईसोफेगस इज अ थिन लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड्स पोस्टीरियरली, मिला ये लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट। एक और सवाल करते हैं। नाउ द स्टमक इज लोकेटेड इन द डैश पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। बेसिकली एब्डोमिनल कैविटी में जो स्टमक है, जे शेप्ड बैग है, कहाँ पे रहता है? सेंट्रल, अपर राइट, अपर लेफ्ट या लोअर राइट? आंसर हो जाएगा अपर, क्या हो जाएगा आंसर बता दीजिए? आंसर हो जाएगा अपर लेफ्ट। आ जाइए देखते हैं एनसीईआरटी का लाइन। द स्टमक इज लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ओके, हैज 4 मेजर पार्ट्स, कार्डियक, ओके क्या क्या लिखा है? फंडिक, बॉडी और पाइलोरस। ओके चलो एक और सवाल करते हैं। Now, opening of the stomach into the dash is guarded by pyloric sphincter, esophagus, duodenum, ileum या फिर more of them. ओके मतलब मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। आइए देखते हैं। बेसिकली स्टमक का ओपनिंग बोला गया था। स्टमक अगर आप ऐसे एज्यूम करते हो तो स्टमक का जो ओपनिंग है ना, पाइलोरस, तो ये वाला रीजन है, इस साइड की तरफ वाला था। तो जो क्या बोला आपको, पाइलोरिक स्पिंटर कहाँ पे गार्ड करा होगा? ये नीचे क्या ओपन हो रहा था? डिओडेनम हो रहा था ना, डिओडेनम हो रहा था, तो आंसर हो जाएगा नंबर बी, डिओडेनम, नॉट मोर देन वन। देखिए एनसीईआरटी का लाइन, द ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द डिओडेनम इज गार्डेड बाय द पाइलोरिक स्पिंक्टर। याद रहेगा। चलो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का लाइन है गाइस। अगर आपको पसंद आ रहा है आप लाइक करिए और शेयर जरूर करिए अपने स्टूडेंट ग्रुप में। चलो एक और सवाल। डैश इज मेड अप ऑफ थिन मेसोथीलियम, ओके एंड सम कनेक्टिव टिश्यू। जैसे ही आप लोग को देखो इसमें दो सवाल मिल जाएंगे। थिन मेसोथीलियम से क्या बना है? सब म्यूकोसा, म्यूकोसा मस्कुलरिस या सिरोसा? आंसर हो जाएगा सिरोसा। अब आप बोलोगे सौरभ भैया कैसे, या यहाँ पे देखते आ जाइए। ओके, सिरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर, ओके एंड इज मेड अप ऑफ थिन मेसोथीलियम। ओके बेसिकली मेसोथीलियम इज द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ विसरल ऑर्गन्स विद सम कनेक्टिव टिश्यूज। मिल गया। चलो एक और सवाल करते हैं। Now, dash form the irregular fold, also called as rugi in stomach, okay, and small finger like तुम्हारा foldings in villi in the small intestine.
ऑप्शन दिया है सब म्यूकोसा, सिरोसा, एडवेंटिशिया और म्यूकोसा। आंसर हो जाएगा म्यूकोसा। आंसर क्या हो जाएगा? दीज आर बेसिकली म्यूकोसल फोल्ड्स, याद रहेगा। चलो तो आंसर क्या हो जाएगा? नंबर डी। एनसीईआरटी का लाइन देखना जरूरी है हमको यहाँ पे। आ जाइए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है। ओके देखो यहाँ पे ध्यान देखोगे, दिस लेयर फॉर्म इरेगुलर फोल्ड। ये दिस लेयर कौन है? द इनर मोस्ट लेयर, ओके, लाइनिंग द लूमेन ऑफ द एलिमेंट्री कैनल इज म्यूकोसा। मतलब म्यूकोसा इज द लेयर जो आपका क्या बना रहा है? रुगी बना रहा है, बेसिकली मस्कुलर फोल्ड्स बना रहा है, याद रहेगा। चलो एक और सवाल करते हैं। नाउ एक और बड़ा स्टेटमेंट आई गेस आपको दिख रहा है। सब म्यूकोसा फॉर्म्स ग्लैंड इन द स्टमक, ओके, एंड क्रिप्ट्स इन बिटवीन द बेसिस, ओके, ऑफ द विलाई इन इंटेस्टाइन, आल्सो कॉल्ड एज क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून। क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? बेसिकली गड्ढे, ऐसे विलाई के बीच में जो है ना ये एरिया, इसको बोल रहे हैं क्रिप्ट्स, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून। उसके बाद क्या बोला है? विलाई आर सपोर्टेड बाय विथ ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड ए लार्ज लिम्फ वेसल कॉल्ड एज लैक्टियल। एनालाइज करना है आपको, आप बताइए इसमें बोथ करेक्ट है या बोथ इनकरेक्ट या फर्स्ट करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट या फर्स्ट इज इनकरेक्ट और सेकंड इज करेक्ट। आपका टाइम स्टार्ट हुआ, अब मेरी बारी। ना देखो यहाँ पे ये जो सब म्यूकोसा लिखा है ना, यहाँ सब म्यूकोसा नहीं होता। जो तुम्हारे ग्लैंड्स है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, वो सब म्यूकोसा में प्रेजेंट होते हैं और क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून म्यूकोसा बनाता है। और जो सेकंड लाइन है, याद रखिएगा, विलाई के अंदर कैपिलरीज होते हैं, क्यों? एब्जॉर्प्शन के लिए होते हैं, और लैक्टियल्स होते हैं, यस लैक्टियल्स भी होते हैं। चलो, और दे आर बेसिकली लार्ज लिम्फ वेसल। आ जाओ देखते हैं ये वाला लाइन, आ जाइए जल्दी से देखते हैं। विलाई आर सप्लाइड बाय ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड ए लार्ज लिम्फ वेसल कॉल्ड एज लैक्टियल। एक और सवाल देखते हैं यहाँ पे। म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल विच सिक्रीट म्यूकस। ओके तो एक और सवाल मिल रहा है कि गॉबलेट सेल सिक्रीट्स म्यूकस। ओके एक और देखते हैं यहाँ पे। म्यूकोसा आल्सो फॉर्म, देखो म्यूकोसा फॉर्म्स द ग्लैंड इन द स्टमक। क्या लिखा है जी? ओके पसीने आ रहे हैं, अब क्या करें, चलिए सवाल बनाते हैं यहाँ पे। ओके तो इसका आंसर याद रहेगा, तो म्यूकोसा बनाता है। एक और सवाल करते हैं ना। सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय 6 सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड आर सिचुएटेड इनसाइड द बक्कल कैविटी। एनालिसिस करिए, वन ऑफ द बेस्ट सवाल है आज का, बेस्ट सवाल है। ओके नाउ चलो एनालिसिस कर लिया, अब मैं इसको बताता हूँ। यहाँ 6 सैलिवरी ग्लैंड तो सही है, 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स। ओके और एक और लिखा है सिचुएटेड इनसाइड। अब देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी का खेल, सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय 3 पेयर, मतलब 6 सैलिवरी ग्लैंड। और एक और क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा गया है? दीज ग्लैंड आर सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बक्कल कैविटी, याद आएगा। चलो एक और सवाल करते हैं। आउटसाइड लिखा है ना, ओके एक और सवाल। द हेपाटिक लोब्यूल आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। ईच लोब्यूल इज कवर्ड विथ ए थिन कैप्सूल शीट, ओके क्या लिखा है? थिन कनेक्टिव शीट कॉल्ड एज ग्लिसन्स कैप्सूल। आइए देखते हैं, एनालिसिस करना है। अब आपका आंसर बताइए क्या हो सकता है। चलिए अब आंसर आपने रख लिया, अब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इस चीज़ को। आइए देखते हैं। लिवर का वेट कितना? 1.2 टू 1.5 kg, पता चल गया। एब्डोमिनल कैविटी में होता है, ये तो सबको पता था। इट इज सिचुएटेड बिलो द डायफ्राम, इट हैज 2 लोब्स, ये भी क्लियर हो गया। हेपाटिक लोब्यूल्स, अब ये आ गया लाइन। हेपाटिक लोब्यूल्स आर द, क्या लिखा है यहाँ पे? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर कंटेनिंग हेपाटिक सेल arranged in the form of cords। एक और लाइन देखिएगा यहाँ पे, each lobule is covered by thin connective tissue, okay, called as Gleason's capsule। very 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 important। एक और सवाल करते हैं। now about 30% of the starch is hydrolyzed in the mouth by salivary amylase। इसका ऑप्टिमम pH पे X लगा है। ओके अब ये क्या बोला है? बेसिकली स्टार्च हाइड्रोलाइज करके क्या बनता है ये बताना है, एक्स या वाई। इसमें ऑप्शंस बहुत सारे दिए एक्स और वाई को लेके, अब आप बताइए इसमें आंसर क्या होगा। चलो देखते हैं। बेसिकली अगर मेरे से पूछो तो एक्स के बदले क्या होना चाहिए? ऑप्टिमम पीएच होता है 6.8, और यहाँ पे जो तुम्हारा स्टार्च है हाइड्रोलाइज होकर डाइसैकेराइड बनाता है, माल्टोज, याद है। तो यहाँ पे डाइसैकेराइड बोल के तो कुछ ऐसा दिया नहीं है, या माल्टोज नहीं दिया, तो वाई वाई वाले कट गया, और इधर ऑप्टिमम पीएच 6.8 दिया है, तो हम ये ले सकते हैं। चलो एनसीईआरटी का लाइन देखते हैं। अबाउट 30% ऑफ द स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड बाय दिस एंजाइम। दिस एंजाइम मतलब समझ रहे हैं, सैलिवरी अमाइलेज, ओके, इनटू डाइसैकेराइड माल्टोज, याद रहेगा माल्टोज। चलो एक और सवाल, अगर मैं माल्टीज नहीं, मैं माल्टोज ही बोला हूँ ना, ठीक है चलो कोई बात नहीं, याद रख लीजिए। द फूड इज, ओके, द फूड इन द स्टमक इज कॉल्ड एज काइम। द स्टमक स्टोर्स द फूड फॉर 1 to 2 आवर्स। ये वाला बता दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आओ, बोथ करेक्ट, बोथ इनकरेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट, या फर्स्ट इनकरेक्ट सेकंड इज करेक्ट। आपने आंसर लॉक कर दिया। नाउ मेरे एक्सप्लेनेशन की बारी। फूड स्टोर्ड इन द स्टमक इज कॉल्ड एज काइम, लेकिन ये जो फूड है 4 से 6 घंटे तक रहता है। ये देखते हैं, बेसिकली 4 से 5 लिखा हुआ है, और जो फूड है तुम्हारे अंदर रहता है, स्टोर्ड रहता है, स्टमक में बेसिकली रहता है, उसको क्या बोलते हैं? काइम बोलते हो, है ना। क्लियर हो गया। एक और सवाल करते हैं। बाइल सॉल्ट एक्टिवेट्स लाइपेज। बाइल सॉल्ट क्या कर रहा है? एक्टिवेट कर रहा है लाइपेज को। याद रहेगा ये वाला सवाल, जल्दी से बताइए। नाउ बाइल सॉल्ट लाइपेज को एक्टिवेट कर रहा है। सक्कस इंटीग्रेस कंटेन वैरायटी ऑफ एंजाइम लाइक डाइसैकेराइडेज, ओके, डाइपेप्टाइडेज, लाइपेज, न्यूक्लियस। अब आप बताइए इसमें क्या चीज होना चाहिए?
पॉज करके कमेंट अपना बताइए, जरूर बताइए, ठीक है, चाहे तो कॉपी में लिखिए। अब मैं आंसर बताता हूँ। पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है आइए देखते हैं। इतना बड़ा स्टेटमेंट कौन पढ़ेगा सर, मैं तो नहीं पढ़ने वाला। ठीक है, बाइल देखो ध्यान से, बाइल एक्टिवेट्स लाइपेज, एक मिल गया ना, एक मिल गया। चलो अब एक और देख के बताओ सर, एक और देख के बता दो जल्दी से। ठीक है, यहाँ पे आप लोग सक्कस इंटेरिकस देख रहे हो, सक्कस इंटेरिकस सारे सिक्रीशन देख पा रहे हो आप यहाँ पे। सक्कस इंटेरिकस में न्यूक्लियोसाइडेज लिखा है, नॉट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसका सिक्रीशन है, न्यूक्लियस इज ए सिक्रीशन ऑफ पेनक्रियाज, याद रहेगा, पेनक्रियाज का सिक्रीशन है न्यूक्लियस। चलो एक और सवाल करते हैं। Now, okay, protein, proteose and peptones in the chyme reaching the intestine are acted upon by the proteolytic enzyme of Succus entericus. Nuclease in the pancreatic juice acts on the nucleic acid to form nucleotide. आइए बताते हैं इसको। ये वाला स्टेटमेंट तो सही है, अब आपने लॉक कर दिया, पहले बता रहा हूँ। ये वाला स्टेटमेंट में थोड़ा झोल है, उसको सीखेंगे। बेसिकली याद रखिएगा, सक्कस एंटेरिकस के प्रोटियोलाइटिक एंजाइम एक्ट नहीं करते हैं उस पर, पेनक्रियाज के एक्ट करते हैं। अब आप बोलोगे सर कैसे, आइए देखते हैं। प्रोटीन, प्रोट्यूज एंड पेप्टोन्स, ओके ओके, इन द काइम रीचिंग द इंटेस्टाइन आर एक्टेड अपन बाय प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑफ पेनक्रियाटिक जूस। पहले वो काम करेंगे। एक और बता दूं, यहाँ पे आ जाओ, देखो न्यूक्लियस इन द पेनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन द न्यूक्लिक एसिड टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। एक और सवाल करते हैं, ये सवाल को फोकस करिए। द मस्कुलर एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल कैन ऑल्सो बी मॉडरेटेड बाय न्यूरल मैकेनिज्म बोथ लोकल एंड CNS. The sight, smell, or the presence of the food in the oral cavity can stimulate the secretion of saliva. देख लो, पढ़ लो आप लोग, जल्दी जल्दी पढ़ लिया। देखो आंसर लॉक कर लो, अब मैं एक्सप्लेन करूंगा। आ जाओ देखते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ा नहीं होगा, मैं जो लाइन दिखा रहा हूँ वो देखिएगा आप जस्ट। आई गेस अगर लाइन मेरे पीछे छुप भी जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, आप NCERT बायोलॉजी खोल के बैठिए हमारे साथ। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है, आइए देखें। सबसे पहला लाइन आता है यहाँ पे, द मस्कुलर एक्टिविटीज। कहाँ मिला मेरे को, यहाँ, द मस्कुलर एक्टिविटीज ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल मॉडरेटेड बाय न्यूरल मैकेनिज्म्स, ओके, बोथ लोकल एंड थ्रू CNS। ये क्लियर हो गया। एक और लाइन अब आपको देखना था ना, एक और लाइन देखना था, आइए देखते हैं। द साइट, स्मेल एंड और द प्रेजेंस ऑफ फूड इन द ओरल कैविटी स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। चलो एक और सवाल करते हैं। ये वाला सवाल आज का एक बेहतरीन सवाल है, जो आधे बच्चे गलत करेंगे, मैं बता रहा हूँ। आइए लॉक करिए आप, और आप बताइएगा अपना जेन्युइन स्कोर, बताइएगा कितना स्कोर किया। ग्रॉस वैल्यूज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, ओके, क्या लिखा है, प्रोटीन एंड फैट आर 4 ओके, बेसिकली किलो कैलोरी पर ग्राम है, 4 एंड 9 ग्रॉस वैल्यूज लिखे हैं, ठीक है। और द अमाउंट ऑफ द हीट लिबरेटेड फ्रॉम, क्या लिखा है, कंप्लीट कंबशन, क्या लिखा है इसमें, आइए देखते हैं वाले। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बताइए, मैं टिक नहीं लगाया हूँ यहाँ, ठीक है अभी तक। चलो बताइए, ये वाला पढ़ लीजिए, कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम इज इट्स ग्रॉस कैलोरीफिक और ग्रॉस एनर्जी वैल्यू। आइए देखते हैं, स्टेटमेंट देखेंगे उसके बाद बात करेंगे। आपने ताला लगा दिया है, पहले आप देखिए यहाँ पे, ये वाला देखिए, देखो सुनो, दो टाइप का कैलोरीफिक वैल्यू होता है, ग्रॉस बोलते हो और एक फिजियोलॉजिकल बोलते हो। जो आप पढ़ते हो जनरल, जो क्लास 7, 8, 9 में पढ़े हो, फिजियोलॉजिकल वैल्यू, ओके, वहां पे आ रहा है ग्रॉस बोलते हैं उनको। देखो सुनो ध्यान से, वही सिखा रहा हूँ अभी। फिजियोलॉजिक क्या हो जाएगा और ये वाला ग्रॉस क्या हो जाएगा, अभी सीखे। तो ग्रॉस वाला क्या पढ़े हो आप लोग, ग्रॉस जनरली बचपन में पढ़े हो, जो लैब के कंडीशन में किया जाता है, लेकिन हमारे बॉडी में अलग चलता है कंडीशन। बॉडी में अगर फिजियोलॉजिक वैल्यू बोलूँ, छुप गया होगा, आप NCERT में चार्ट खोलिए, न्यू NCERT में दिया हुआ है 4 और 9, ये फिजियोलॉजिक क्या है, नॉट ग्रॉस। ग्रॉस अलग वैल्यूज है, कि जिसमें आपको याद रखिएगा, कार्ब्स के लिए 4.1, प्रोटीन के लिए 5.65, और तुम्हारा इसके किसके लिए, फैट्स के लिए 9.45। अब यहाँ पे जो बॉम्ब कैलोरीमीटर बोला गया है ना, लिखा हुआ लाइन है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर लिखा हुआ है क्या, यस लिखा हुआ है, ओके, यहाँ यहीं पे लिखा हुआ, पढ़िए और आंसर निकाल लीजिए। लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, द अमाउंट ऑफ द हीट लिबरेटेड फ्रॉम द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड इन बॉम्ब कैलोरीमीटर, ओके, इज इट्स ग्रॉस कैलोरीफिक और ग्रॉस एनर्जी वैल्यू। क्लियर हो गया। चलो एक और सवाल करते हैं। नाउ इजेशन इज कैरिड आउट बाय मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, स्मॉल ड्रॉपलेट कॉल्ड काइलोमाइक्रोन मूव इनटू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। अब आप लोग ताला लगा लीजिए, पहले सवाल को लगा लिया तो उस वाले सवाल में आंसर क्या हो जाता सर, ये वाला गलत था, ये वाला सही था, है ना। चलो एक और सवाल करते हैं। ये सवाल हो गया, और इजेशन इज कैरिड आउट बाय मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ काइलोमाइक्रोन मूव इनटू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। जरा सा फोकस करते हैं, बच्चा वाला सवाल है, ओके, फोकस कर लिया, आंसर लगा लिया। मैं बताता हूँ अब, पहला वाला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा क्यों गलत है आओ सिखाता हूँ। स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ काइलोमाइक्रोन इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में नहीं जाते हैं, मिसिल जाते हैं, मिसिल जाते तुम्हारे इंटेस्टिनल म्यूकोसा, वहां मॉडिफाई होकर काइलोमाइक्रोन बनता है, जो काइलोमाइक्रोन आपके लैक्टियल्स में जाता है। देख लेते हैं यहाँ पे, देखो, ओके, क्या लिखा गया, दे आर फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट कॉल्ड मिसिल, मिसिल मूव इनटू द इंटेस्टिनल म्यूकोसा।
They are reformed into small protein-coated fat globule called as chylomicron, which are transported into the lacteals. इतना अल्टीमेट लेवल क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन मिल रहा है तो आप लाइक और जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। आई नो शेयरिंग इज वेरी रेयर इन दीज डेज, कोई भी शेयर नहीं करता बेसिकली, ठीक है। स्टिल आप ट्राई करिएगा, आप शेयर करो। ओके, मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट याद रहेगा, तुमको अभी अभी दिखाया था मास पेरिस्टाल्टिक इजेशन के लिए। एक और सवाल करते हैं, थ्रेड वर्म कॉजेज इंटेस्टाइन ऑफ द, ओके क्या लिखा है, इन्फेक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन, आइए देखते हैं। और आईज टर्न येलो, आईज येलो हो जाते हैं बेसिकली, जॉन्डिस में हो जाते हैं, ये सही है। और थ्रेड वर्म जो है ना इन्फेक्शन, ये क्या करते हैं, इंटेस्टाइन का करता है, सही बात है। एनसीईआरटी का लाइन है, थ्रेड वर्म, पिन वर्म, देखो ध्यान से दिखा रहा हूँ, बेसिकली टेप वर्म, राउंड वर्म, थ्रेड वर्म, हुक वर्म, पिन वर्म, याद रहेगा, याद रखिएगा। चलो एक और सवाल करते हैं ना। रिफ्लेक्स एक्शन, वॉमिटिंग का सेंटर कहाँ पे, वॉमिटिंग का सेंटर है सेरिबेलम, पॉन्स, मेडला या ये सेरिब्रम, आंसर हो जाएगा मेडला, याद रहेगा। एक और सवाल करिए, वॉमिटिंग का सेंटर देख लीजिए, मेडला में दिया हुआ है, मेडला ऑब्लोंगाटा। एक और सवाल करते हैं, द एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉवल मूवमेंट एंड इंक्रीज लिक्विडिटी, भाई लिक्विडिटी हो रहा है और यहाँ क्या बोला गया, यहाँ रिटेंशन हो रहा है, याद रखिए लिक्विडिटी हो रहा है तो डायरिया जाएगा, और रिटेंशन हो रहा है तो कॉन्स्टिपेशन जाएगा, दोनों उल्टे टर्म कर दिए गए हैं, आंसर हो जाएगा बोथ इनकरेक्ट। चलो एक और सवाल करते हैं, ये देखो एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। एक और सवाल, मैरस्मस इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी अनअकम्पनीड बाय कैलोरी डेफिशिएंसी, क्वाशियोकर ओके इज प्रोड्यूस्ड बाय साइमल्टेनियस डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज। बताइए इस सवाल को, लॉक कर दीजिए और आंसर बताइए क्या हो जाएगा। बता दिया आपने, अब मेरी बारी। देखो मैरस्मस क्या होता है, मैरस्मस इज प्रोड्यूस्ड बाय साइमल्टेनियस डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन कैलोरी, मतलब टोटल ओवरऑल होता है मैरस्मस में होता है, ये उल्टा कर दिया गया है तो बोथ इनकरेक्ट हो गए ना इसमें भी। तो चलो एक और सवाल करते हैं। Now, absorption of water, simple sugar and alcohol takes place in mouth, large intestine, small intestine या stomach, आंसर क्या हो जाएगा, stomach, दिख गया। चलो एक और सवाल करते हैं, ह्यूमन आर हेट्रोडोंट, ह्यूमन आर थेकोडोंट एंड डाइफाइडोंट, दोनों स्टेटमेंट एनालाइज करिए और आंसर बताइए क्या हो जाएगा आंसर। बोथ आर करेक्ट, क्योंकि हम जो ह्यूमन होते हैं हमारे पास वेराइटीज ऑफ टीथ होते हैं, मतलब ऐसा है ना कि हम इंसीजर भी पढ़ते हैं, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। थिकोडोंट और डाइफाइडोंट मतलब दो सेट्स आते हैं हमारे, और थिकोडोंट मतलब जॉ सॉकेट में। एक बात बताता हूँ, जो जॉ सॉकेट में होता है ना अपना दांत, तो उसमें उसको कैसा टाइप का जॉइंट बोलते हैं, उसको गॉम्फोसिस बोलते हैं, ठीक है, गॉम्फोसिस, याद रखिएगा। चलो एक और सवाल करते हैं, ये वाला तो आंसर दिख गया है यहाँ पे। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही रखते हैं। डाइजेशन वाला अगर अच्छा लगा हो, अगर आप चाहते हो कि मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँ, ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरा कंप्लीट करें, इकोलॉजी कंप्लीट करें, तो आप डेफिनेटली लाइक करिए और कमेंट जरूर करके बताइएगा कंप्लीट करना है नहीं करना है। थैंक यू सो मच।